नमस्कार दोस्तों। तभी कुछ दिन पहले मैंने एक कृषि रिलेटेड एक जो है फार्मिंग रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी। तो आइए आज हम जानते हैं कि उसमें मुख्य मुख्य रूप से क्या-क्या चुनौतियाँ हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो लैंड होल्डिंग की समस्या। पुराने समय में इतिहास को यदि हम उठा के देखें तो उस समय जो है लैंड होल्डिंग उस समय जमींदारी व्यवस्था थी। किसी एक के पास बहुत बड़ा ज़्यादा ज़मीन होता था और किसानों के पास जो ज़मीन नहीं होती थी या ना के बराबर होती थी। फिर जो है लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, तो फिर लैंड रिफॉर्म एक्ट भी इतना आसान नहीं था क्योंकि उसमें भी तमाम नियम थे और उन नियमों का जो है हम यहाँ पे लीगैलिटी में नहीं जाएंगे, हम मुद्दे की बात करेंगे इशू पे। तो तमाम नियम थे और उन नियमों का लूप होल निकाल कर लोग जो है उसको जमीन को अपने पास ही रखते थे। जैसे गवर्नमेंट ने आदेश किया कि आपके पास जो है इतनी जमीन जो है आपके पास रहेगी। तो उसमें लोग क्या करते थे कि जो उतनी जमीन अपने पास रख के बाकी जो है छोटा-छोटा जमीन जो है अपने रिश्तेदारों के नाम पे, गाँव के छोटे-छोटे किसानों के नाम पे कर देते थे। लेकिन बाद में जो है वो उसका लाभ वही लोग खुद ही लेते थे। तो इस प्रकार से लैंड होल्डिंग्स की समस्या थी। तो इसको लैंड रिफॉर्म एक्ट लाके थोड़ा बहुत सही किया गया। फिर जो है भूदान मूवमेंट विनोबा भावे द्वारा सबसे पहले भूदान मूवमेंट शुरू किया गया था। तो उसमें जो है जो भी अमीर अ, मतलब जमींदार थे, जिनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा थी, उन्होंने ज़मीनों को अपनी ज़मीनों को जो है किसानों में बाँटना शुरू किया धीरे-धीरे। तो काफ़ी हद तक जो है ये सफल हुआ, भूदान मूवमेंट। और सबसे ज़्यादा लैंड रिफॉर्म एक्ट यदि हम देखें, तो केरला में और वेस्ट बंगाल में सबसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ और इन दोनों जगह पे सफल हुआ क्योंकि उस समय वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा सफल हो पाई थी। इसके बाद लैंड होल्डिंग की समस्या पे अब हम इसमें आगे देखेंगे। तो एक मुख्य समस्या ये है कि लैंड फ्रेगमेंटेशन का। आज के समय में हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, तो उसी के साथ-साथ जो है पर हेक्टेयर लैंड जो है ज़मीन है, वो हमारे किसान भाइयों के पास कम होता जा रहा है। क्योंकि एक परिवार में जैसे-जैसे बँटवारा होता जा रहा है, वैसे-वैसे ज़मीन जो है विभाजित होते जा रहे हैं। तो जब लैंड फ्रेगमेंटेशन हो जाता है अर्थात भूमि जो पर हेक्टेयर वो कम होता है, तो उसमें जो है मैकेनाइजेशन नहीं हो पाता। मैकेनाइजेशन इन द सेंस मतलब कि ट्रैक्टर का यूज़ करना है, कल्टीवेटर का यूज़ करना है, रोटावेटर का यूज़ करना है। तो जो भी कृषि उपकरण हैं, उनका ढंग से उपयोग उसमें नहीं हो पाता है। चूँकि कारण क्या है कि उसके लिए एक पर्याप्त एरिया होना चाहिए। अगर ट्रैक्टर भी आपको चलाना है, तो आप छोटे से ज़मीन में नहीं चला सकते। उसके लिए आपके पास पर्याप्त लैंड होना चाहिए ताकि वो ट्रैक्टर उसमें घूम सके, पूरा अच्छे तरीके से उसकी जुताई कर सके। सेम हाल कल्टीवेटर का है, रोटावेटर मतलब जो भी इक्विपमेंट है फार्मिंग रिलेटेड, उसके लिए लैंड होल्डिंग का पर्याप्त होना ये आवश्यक है। तो ये हो गई हमारे लैंड फ्रेगमेंटेशन की बात। फिर आइए इसमें हम और आगे देखते हैं, वाटर पे चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ जो है वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, मुख्य रूप से हमारी जो कृषि है, ग्राउंड वाटर पे निर्भर है। कुछ चीज़ें कई जगह जो है हमारे ये जो गंगा प्लेन है, इस पे मतलब नदियों पे भी निर्भर है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है निर्भर ग्राउंड वाटर पे है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा जैसे जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में उस समय तो सफल था, लेकिन बाद में जैसे-जैसे ग्राउंड लेवल जो है वाटर का जो है लेवल वो डाउन होने लगा ग्राउंड वाटर। तो उसमें हुआ ये कि आज के समय में आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली लगभग-लगभग राजस्थान ये सब वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है, मतलब वहाँ पे पानी की कमी है, ग्राउंड वाटर की कमी है। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि पर्याप्त जल वहाँ पे नहीं है, लेकिन तब भी वहाँ पे जो है ये मतलब वहाँ के लोग जो है धान और गेहूँ उगाते रहते हैं। सेम सेम केस जो है जो गेहूँ है वो तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है, मतलब उसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो धान है और जो गन्ना है, ये जो है इसमें ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो यदि हम धान को और गन्ने को वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में उगाएँगे, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये है कि जो भी हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, इस पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। गवर्नमेंट द्वारा कोई चार्ज अप्लाई नहीं किया जाता है। तो इसके चलते क्या होता है कि एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन होता है ग्राउंड वाटर का। क्योंकि कोई ऐसा लिमिट तो है नहीं। जैसे हमारे यहाँ बिजली होता है, तो बिजली में पर यूनिट मीटर के हिसाब से उस पे जो है पैसा लगता है, उसका चार्ज है। लेकिन जो है सेम केस उसमें है नहीं, ग्राउंड वाटर में, वाटर एक्सट्रैक्शन में। तो वहाँ पे जो है इसमें लग जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया, जैसे कि कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन कैनाल भी अब छोटे-छोटे हर खेत तक पहुँचा पाना तो ये
संभव है नहीं। तो गवर्नमेंट जो भी कैनाल बनाती है, वो एक लॉन्ग टर्म जो है एक बड़े स्तर पे एक कैनाल बना देती है। लेकिन छोटे-छोटे खेतों तक उसका पानी ले जाना, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसका काम जो है लोकल लेवल पे ही किया जा सकता है। किसान खुद कर सकते हैं या म्युनिसिपैलिटी करे या फिर जो है ग्राम सभा के स्तर पे ये सब किया जाए। तो एक ये समस्या हो गई। ट्यूबवेल की समस्या सेम वही अंडरग्राउंड वाटर से ही रिलेटेड है वो भी। तो ये हो गई। अच्छा, अब इसमें ये है कि इसमें अगली जो समस्या है, वो फर्टिलाइज़र की है। फर्टिलाइज़र अगर हम देखेंगे, तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़ेशन हमारे यहाँ होता है। जो हमारे यहाँ एनपीके की मात्रा बताई गई है, उसमें भी हमारा जो उसमें सही मात्रा बताई गई, उस हिसाब से हमारा यूज़ नहीं होता है। तो क्या होता है उसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र में हम ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का यूज़ करते हैं और फर्टिलाइज़र में एक और दिक्कत ये होती है कि फर्टिलाइज़र जो है मतलब किसी और काम के लिए बनाया डाइवर्सिफ़िकेशन मतलब उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है किसी और काम के लिए। बनाया गया है कृषि उपयोग के लिए, उसको डाइवर्ट करके जो है कंपनी में यूज़ हो रहा है, किसी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है फर्टिलाइज़र का। तो इसी के लिए जो है गवर्नमेंट ने अभी लगभग मुझे लग रहा है कि 2014-15 के आस-पास जो है जो नीम कोटेड यूरिया लाई। उसके बाद से लिक्विड लिक्विड जो है यूरिया का फर्टिलाइज़र के रूप में उसको भी लाया गया। नीम कोटेड यूरिया का फ़ायदा ये था कि आप जो है उसको किसी और चीज़ में आप मतलब डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। उसको जिस चीज़ के लिए बनाया गया उसी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नीम कोटेड यूरिया में ये था। अच्छा, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़ेशन से होता ये है कि वही चीज़ उस फसल में जाता है। फसल में जाने के चलते बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे। उसमें होता ये है जैसे फसल में बोया गया, अब वही फर्टिलाइजेशन एक्सेस मात्रा में जो है अब उस पौधे में आ जाएगा। पौधे के बाद से जो है उस फल में आ जाएगा, मतलब जो भी पौधा बोया गया है, धान है, गेहूं है, गन्ना है, जो भी है। और जब वही चीज हम लोग कंज्यूम करेंगे तो उसे हम उसके माध्यम से हमारे अंदर आ जाएगा। तो फिर जो इससे कार्सिनोजेनिक बीमारियां मतलब कैंसर वाली बीमारियां और ये तमाम चीजें होती रहती हैं। तो एक ये चीज हो गया फर्टिलाइजर के रूप में। और फर्टिलाइज़र में ही हम ये देखेंगे कि हम रेशियो जो हमारा बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके द्वारा नहीं होता है। तो इसी के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया गया है, ताकि जो सॉइल समय-समय पे मिट्टी की उर्वरता नापी जाए, मिट्टी की कंडीशन कैसी है उसको देखा जाए। मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, धान के लिए उपयोगी है या फिर जो है चने के लिए उपयोगी है, अरहर के लिए उपयोगी है, गन्ने के लिए उपयोगी है, तो इस हिसाब से उसको भी नापा देखा जाता है। तो इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया गया है। इस इसी के तहत जो तमाम योजनाएँ लॉन्च हुई हैं, जैसे परंपरागत कृषि योजना, सिंचाई योजना, इस प्रकार से तमाम पीएम प्रणाम फर्टिलाइज़र के लिए लॉन्च हुआ है, ताकि जो है उसमें सही से देख-रेख किया जाए, उसमें सही अमाउंट में उपयोग किया जाए। प्रधानमंत्री कृषि उन्नति योजना, फिर जो है अभी जो कुछ इंसेंटिव देने के लिए जो 6,000 जो है पर स ईयर दिया जाता है, एक चीज़ वो है। इसमें जो अगला हमारा मुद्दा है वो पेस्टिसाइड का है। पेस्टिसाइड हम किस फसल के लिए कितना उपयोग कर रहे हैं, कैसे उपयोग कर रहे हैं, ये चीज़ निर्भर होता है। पेस्टिसाइड में यदि हम देखेंगे तो उसमें होता ये है कि अभी जैसे एक कॉन्सेप्ट ये आया था कि बीटी कॉटन, उसमें जो है बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक जीन को जो है इंसर्ट करके कॉटन बुलवर्म में, अब उसको यदि पेस्टिसाइड कोई मतलब कीड़ा-मकोड़ा यदि उसको खाता है, तो उसमें ये होगा कि वो कीड़ा-मकोड़ा मर जाएगा, क्योंकि वो जो जीन जो है उसके अंदर डाला गया है, कॉटन बुलवर्म के अंदर। तो वहाँ से जो है वो मतलब वो उसका डेथ हो जाएगा। तो पेस्टिसाइड में ये है कि पेस्टिसाइड भी कार्सिनोजेनिक होता है, भी उसके चलते भी बायो एक्युमुलेशन होता है। तो पेस्टिसाइड भी सही तरीके से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही क्वांटिटी में। अच्छा, अक्सर होता ये है कि जो छोटे स्तर पे जो गाँव वगैरह में ये जो सेलर होते हैं, उनको भी कभी-कभी इस चीज़ का सही आइडिया नहीं होता है कि किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में उस पेस्टिसाइड को यूज़ करना है। तो कभी-कभी एक्सेसिव यूज़ हो जाने से फसल खराब हो जाती है या फिर जो उसमें कुछ और दिक्कत आ जाती है। तो ये हो गई पेस्टिसाइड की बात जो है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे अभी पहले करनी चाहिए थी, वो ये थी कि जो है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो पूर्ण रूप से मानसून पे निर्भर है। तो मानसून पे निर्भर होने के चलते हम जो है पानी के लिए उसी पे आधारित रहते हैं कि हाँ, जब मानसून आएगा। अभी चाहे धान की खेती पूर्ण रूप से जो है मानसून पे निर्भर होती है। अच्छा, अगला मुद्दा इसमें है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है आज के समय में। प्रति जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज उतनी ही तीव्र गति से होता जा रहा है और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा भुक्तभोगी जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास तक के लोग जो हैं, ये लोग जो है उस चीज़ को
भोग रहे हैं, उसकी समस्याओं को का जो है वो लोग देख रहे हैं कि क्या है उसमें। तो एक चीज़ ये हो गई। इसके लिए क्लाइमेट चेंज में यदि हम देखेंगे तो फसल हमें उस हिसाब से उगाना चाहिए जो वहाँ की मिट्टी को सूट करती हो। जैसे राजस्थान में हम ज्वार बाजरा उगा सकते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अभी 2024 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया। 24 या 23 थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। तो वो इसीलिए था कि जो है चूंकि ये न्यूट्रिएंट रिच भी है, फाइबर रिच भी है और इनके लिए कम वाटर की, कम जल की आवश्यकता है। ये ड्रॉट रेजिस्टेंट है, मतलब ये इनको सूखे जगह पे भी उगाया जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। तो मतलब जहाँ की मिट्टी जिस हिसाब से है उस हिसाब से वहाँ पे फसल उगाया जाए तो ये एक ज़्यादा बेहतर हो सकता है उपाय। जैसे अभी आप देखेंगे कि जो साउथ इंडिया में जो गन्ना होता है, वहाँ पे गन्ना नॉर्थ इंडिया की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में भी गन्ना उगाया जाता है, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी इसलिए अच्छी होती है कि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में ड्राई सीजन ज़्यादा होता है, लंबा होता है। जबकि वहाँ पे जो है वो मतलब मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट हमेशा पूरे साल भर बना रहता है। तो ये एक कारण है। तो इसके चलते क्या होता है कि जो गन्ने के अंदर का जो मतलब जूस होता है, जो रस होता है उसके अंदर का, वो सूखता नहीं है। तो एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, गवर्नमेंट को भी इसमें इंसेंटिव देना चाहिए, इंसेंटिव दे रही है और उसमें क्या-क्या गवर्नमेंट कर सकती है, इस चीज़ को गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि हाँ, सब्सिडाइज़ रेट पे फर्टिलाइज़र दिया जाता है, वो भी दिया जाता है। उसमें कोई बात स अच्छे क्वालिटी का सीड दिया जाए, समय-समय पे मिट्टी की जाँच होती रहे, सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत जो है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, इसमें हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारी एग्रीकल्चर होगी, तो हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी बढ़ेगी, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, यदि हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं, तो राइस के साथ-साथ जो है हम पर हेक्टेयर पे या पर स्क्वायर पे जितना उसमें पानी लगा, वो साथ में पानी भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे ही हम जो है स्ट्रेस्ड कंट्री हैं, वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हैं, साथ में हम उस धान के साथ जो हम पानी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों को। तो इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि फसल यदि उग गई है, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए, उसकी शेल्फ लाइफ बनी रहे, ताकि शेल्फ लाइफ मतलब उसकी आयु सीमा बनी रहे, ज़्यादा दिन तक जो है वो रह सके। हमें इस प्रकार की फसल उगाने हैं या फिर जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐसे फसल उगाने हैं जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, जो एक्सपोर्ट के लिए अच्छे हों। जैसे मान लीजिए कि हम हमें यूरोप सामान भेजना है, अब उसमें जाने में ही 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, तो पता चले वो फसल जो है, जो भी टमाटर या प्याज़ ऐसा कुछ भी उगा है, वो बीच में ही खराब हो गया। तो यदि उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहेगी, तो वहाँ तक जाने में वहाँ पे वो पहुँच भी जाएगा और साथ में वो बिक भी जाएगा। तो ये हुआ शेल्फ लाइफ का मतलब। तो यदि इन तमाम समस्याओं को टैकल किया जाए प्रोग्रेसिव तरीके से, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और अवेयरनेस क्रिएट करके, तो इन चीज़ों को जो है टैकल किया जा सकता है, सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसी तरीके से समय-समय पे हम एक-एक किसी न किसी टॉपिक पे आपसे बात किया करेंगे। आप भी जो टॉपिक आपके भी मन में आए, आप सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।